जसवंतगढ़ 1962 के युद्ध नायक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का स्मारक। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, देशभक्ति से जुड़ा एक अहम पड़ाव। लेकिन जो कहानियां हैं जो वहां की हवा में तैरती हैं, वो इतिहास से कई ज्यादा गहरी हैं। बिल्कुल। दशकों से ये किंवदंतियां जली आ रही हैं कि राइफलमैन जसवंत सिंह की आत्मा आज भी 10,000 फीट की ऊंचाई पर सरहद की निगहबानी करती है। और आज हम इन्हीं कहानियों पर बात करेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। यकीन करने या ना करने की बात नहीं है। नहीं। आज हमारे पास एक दस्तावेज है, डिटेक्टिव देव की एक साइंटिफिक फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है जसवंतगढ़ 10,000 फीट पर एनर्जी इम्प्रिंट। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो सीधी है। क्या वैज्ञानिक उपकरण उन चीजों को पकड़ सकते हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती? क्या उन दावों में कोई मापने योग्य सच्चाई है? हाँ, तो चलिए इस रिपोर्ट की परतों को खोलते हैं। और देखिए, यहाँ बात भूत प्रेत को मानने या न मानने की है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम है एक विश्लेषक की तरह इस रिपोर्ट में दिए गए डेटा को देखना, और ये कोई वीकेंड पर की गई शौकिया कोशिश नहीं थी। सही। रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि ये एक 72 घंटे का लगातार चलने वाला, मतलब एक बहुत सख्त प्रोटोकॉल के तहत किया गया काम था। तो सवाल ये नहीं है कि क्या वहां भूत है, सवाल ये है कि क्या किसी उपस्थिति या प्रेजेंस को वैज्ञानिक उपकरणों के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिपोर्ट का जवाब क्या है? रिपोर्ट शुरू में ही बता देती है कोई तस्वीर या आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन कुछ और जरूर मिला, कुछ ऐसा जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। और उस कुछ और को समझने के लिए मुझे लगता है पहले उस जगह के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर टूरिस्ट गाइड नहीं बताते। ये स्मारक सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये नूरानांग रिज पर बना है जहां असल में युद्ध लड़ा गया था। और जमीन का ढलान 38 से 42 डिग्री। बाप रे, मतलब लगभग एक सीधी चढ़ाई। हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां लड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, और सिर्फ भूगोल ही नहीं, वहां की रणनीति भी अनोखी थी। रिपोर्ट में वहां के जो स्थानीय मोनपा समुदाय हैं, उनकी कहानियों का भी जिक्र है। अच्छा, क्या कहती हैं वो कहानी? कि कैसे उस वक्त, मतलब दुश्मनों को धोखा देने के लिए उस रिज पर कई नकली सैनिक चौकियां बनाई गई थीं। अरे वाह। तो वो जगह धोखे और बचाव की कहानियों से भरी हुई है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात रिपोर्ट में सामने आई, वो जमीन के नीचे छिपी है। आप उस ट्रेंच लाइन की बात कर रही हैं ना? जी। मुझे वो हिस्सा पढ़कर बहुत हैरानी हुई है। रिपोर्ट कहती है कि स्मारक की नींव के ठीक नीचे 1962 के युद्ध के समय की खाई, यानी ट्रेंच लाइन का एक हिस्सा आज भी मौजूद है। हाँ, उसे ऊपर से ढक दिया गया है, लेकिन वो वहां है। मतलब इतिहास के ऊपर वर्तमान खड़ा है, सचमुच। और एक विश्लेषक के तौर पर ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ पत्थर और कंक्रीट नहीं है, उसके नीचे पुरानी धातु, शायद कारतूस के खोखे और उस समय के भूगर्भीय अवशेष दबे हुए हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही अनूठा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वातावरण बना सकते हैं। अच्छा। और इसी बात को परखने के लिए जांच टीम ने एक बहुत ही समझदारी का काम किया। उन्होंने पास के ही एक खाली बंकर में एक कंट्रोल सेटअप लगाया। कंट्रोल सेटअप मतलब वही सारे उपकरण जो स्मारक में थे उस खाली बंकर में भी रख दिए? हूबहू। ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरा, इंफ्रासाउंड रिकॉर्डर, मोशन सेंसर, सब कुछ, ताकि ये पक्का हो सके कि जो भी रीडिंग आ रही है वो सिर्फ स्मारक वाली खास जगह की है या फिर ये पूरे पहाड़ी इलाके में हो रहा एक सामान्य फिनोमेना है। सही, यही वैज्ञानिक तरीका है। हाँ, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर दूसरी संभावना को खारिज करना पड़ता है। ऐतिहासिक रणभूमि पर खामोशी से डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे। और फिर जैसा कि रिपोर्ट कहती है, उपकरणों ने उस खामोशी को तोड़ा। चलिए पहली घटना पर आते हैं, जिसे रिपोर्ट में ए कहा गया है। जी। रात के 2:14 अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ मीटर की रीडिंग उछलकर 3.9 मिलीगॉस तक पहुंच जाती है। और इस आंकड़े को सही से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उस जगह की सामान्य, मतलब बेसलाइन रीडिंग 0.3 से 0.5 मिलीगॉस के बीच थी। मतलब ये रीडिंग सामान्य से लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा थी। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे आप एक शांत कमरे में बैठे हों और अचानक कोई जोर से चिल्ला पड़े। 6 सेकंड तक ये सिर्फ एक पल की गड़बड़ नहीं थी, है ना? नहीं, 6 सेकंड तक ये स्पाइक बना रहा। तो पहली सोच तो यही आती है, शायद कोई बिजली का तार होगा, कोई छिपा हुआ जनरेटर। टीम ने भी यही सोचा। रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने दिन के उजाले में पूरे इलाके की जांच की, वहां कोई भी एक्टिव पावर लाइन नहीं थी। तो फिर क्या? फिर शक गया,
पास के मिलिट्री रिपीटर टावर पर। लेकिन अगर सिग्नल टावर से आता तो वो एक पैटर्न में आता या बार बार आता। सही। ये स्पाइक 72 घंटों में सिर्फ एक बार रात के 2.14 पे आया, बिल्कुल अकेला। इसका कोई तार्किक स्रोत नहीं मिला। तो एक ईएमएफ स्पाइक जिसका कोई सोर्स नहीं मिला, ये अपने आप में अजीब है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हाँ। इसके ठीक 40 मिनट बाद उपकरणों ने कुछ और पकड़ा जो शायद इससे भी ज्यादा अजीब था। इवेंट बी, थर्मल पैच। हाँ, स्मारक के अंदर जहां बिस्तर रखा है उसके पास जमीन पर थर्मल कैमरे ने दिखाया कि अचानक एक छोटी सी जगह का तापमान आसपास की जमीन से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 5 डिग्री? जी, जैसे किसी ने वहां अदृश्य तरीके से एक गर्म कप चाय रख दी हो। और ये 24 सेकंड तक बना रहा। ये मुझे बहुत अजीब लगा। कोई भी गर्म चीज धीरे धीरे ठंडी होती है, 24 सेकंड तक एक ही तापमान बनाए रखना, ये कैसे हो सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। टीम ने भी यही सोचा और उन्होंने बाकायदा कंक्रीट की गर्मी खत्म होने की दर पर एक मॉडल बनाया। अच्छा। उनके अनुमान के मुताबिक अगर कोई बाहरी गर्मी का स्रोत होता भी तो कंक्रीट को वापस सामान्य तापमान पर आने में ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 सेकंड लगने चाहिए थे। लेकिन ये पैच 24 सेकंड तक स्थिर रहा। हाँ, ये ऊष्मागतिकी के सामान्य नियमों के खिलाफ जाता है और कहने की जरूरत नहीं, कंट्रोल बंकर में ऐसी कोई भी थर्मल रीडिंग नहीं आई। ठीक है, तो अब हमारे पास एक रहस्यमयी ईएमएफ स्पाइक है और एक भौतिकी के नियमों को चुनौती देता हुआ थर्मल पैच है। और फिर आता है इवेंट सी, इंफ्रासाउंड पल्स। एक ऐसी आवाज जो सुनाई नहीं देती। बिल्कुल, एक 18.4 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पल्स रिकॉर्ड की गई। ये ध्वनि हमारे सुनने की क्षमता के ठीक नीचे होती है, लेकिन हमारा शरीर, खासकर हमारे अंदरूनी अंग, इसे महसूस कर सकते हैं। और यहीं पर ये चीज बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा है कि कुछ खास फ्रीक्वेंसी बेचैनी पैदा कर सकती हैं। क्या ये उनमें से एक है? सटीक 18 हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी पर बहुत रिसर्च हुई है। नासा ने भी इस पर स्टडी की है। इसे अक्सर फियर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फियर फ्रीक्वेंसी? हाँ, ये इंसानों में बिना किसी वजह के बेचैनी, चिंता, सीने में कंपन और यहाँ तक कि किसी के होने का एहसास भी पैदा कर सकती है। अच्छा। कई बार पुरानी इमारतों में लोगों को जो अजीब महसूस होता है, उसके पीछे वहाँ के एयर कंडीशनिंग सिस्टम से निकलने वाली यही इंफ्रासाउंड वेव होती है। तो क्या ये हवा से पैदा हो सकती थी? इतनी ऊंचाई पर तो तेज हवा चलती होगी। रिपोर्ट इस संभावना को भी खारिज करती है। उस समय हवा की गति सिर्फ 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो इस तरह की शक्तिशाली पल्स पैदा करने के लिए नाकाफी है। और कंट्रोल बंकर? हमारा हीरो कंट्रोल बंकर, वहां ऐसी कोई रीडिंग नहीं आई। तो अब तक हमारे पास एक अनएक्सप्लेन्ड ईएमएफ स्पाइक, एक असामान्य थर्मल पैच और एक ऐसी साउंड वेव है जो बेचैनी का एहसास करा सकती है। ये सब अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन रिपोर्ट का वो हिस्सा जिसे पढ़कर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, वो अब आता है। रात के 3:31 मिनट्स। हाँ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी संभावना सांख्यिकीय रूप से लगभग ना के बराबर है। इसे रिपोर्ट में ट्रिपल कोरिलेशन का नाम दिया गया है। ये इस पूरी जांच का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। बिल्कुल, एक ही पल में 3 अलग अलग उपकरण जो 3 अलग अलग चीजें माप रहे थे, एक साथ चिल्ला उठे। एक साथ। पहला, मोशन ट्रिगर कैमरे ने हलचल दर्ज की, जबकि कैमरे के फ्रेम में देखने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई कीड़ा भी नहीं। दूसरा, ठीक उसी सेकंड ईएमएफ मीटर पर एक छोटा स्पाइक आया, इस बार 1.2 मिली गॉज का। और तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला है, उसी वक्त तापमान सिर्फ 4 सेकंड के अंदर 2.3 डिग्री सेल्सियस गिर गया। एक साथ, एक ही पल में। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, विज्ञान में एक अकेली अजीब रीडिंग को हम तकनीकी गड़बड़ी या नॉइज मानकर खारिज कर सकते हैं। मान सकते हैं। हो सकता है ईएमएफ मीटर में कोई दिक्कत आ गई हो, लेकिन 3 अलग अलग तरह के उपकरण, एक प्रकाश को पकड़ रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को और एक तापमान को, इन तीनों का एक ही पल में एक साथ असामान्य व्यवहार करना, इसे महज एक संयोग कहना बहुत बहुत मुश्किल है। ये एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। हाँ, ये बताता है कि उस एक पल में उस जगह के वातावरण में कुछ तो बदला था। और ये सिर्फ उपकरणों की बात नहीं थी, है ना? नहीं, इसी समय के आसपास जांचकर्ता डिटेक्टिव देव ने अपने लॉग में कुछ शारीरिक अनुभवों का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि उन्हें अचानक सीने पर भारीपन महसूस हुआ, हल्का चक्कर आया और त्वचा पर टिंग बिजली यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसी झुंझुनी हुई। और उन्होंने इसे चेक भी किया। हाँ, और यहाँ भी उन्होंने वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन किया।
जो उनकी विश्वसनीयता को दिखाता है। उन्होंने तुरंत अपना पल्स ऑक्सीमीटर चेक किया तो उनकी ऑक्सीजन की रीडिंग और पल्स रेट बिल्कुल स्थिर थी। इसका मतलब साफ था, जो भी वो महसूस कर रहे थे वो ऊंचाई की वजह से होने वाली ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया का नतीजा नहीं था। तो उनका शरीर सामान्य रूप से काम कर रहा था। बिल्कुल। तो सोचिए, उनका शरीर कुछ महसूस कर रहा था। ठीक उसी समय जब 3 वैज्ञानिक उपकरण भी कुछ असामान्य रिकॉर्ड कर रहे थे। ये व्यक्तिपरक अनुभव और वस्तुनिष्ठ डेटा का एक दुर्लभ संगम था। तो सवाल फिर वही है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका कोई ऐसा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकता है जो भूत प्रेत से अलग हो? रिपोर्ट किसी अलौकिक बावे पर कूदने से पहले एक बहुत ही दुर्लभ और दिलचस्प पर्यावरणीय कारक का जिक्र करती है, क्वार्ट्ज फैक्टर। हाँ, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के नक्शे दिखाते हैं कि ये पूरा अरुणाचल का क्षेत्र क्वार्ट्ज चट्टानों की एक विशाल बेल्ट में आता है। और क्वार्ट्ज कोई आम पत्थर नहीं है? नहीं, ये एक बहुत खास क्रिस्टल है। इसकी एक खूबी है जिसे पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ओके, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। चलिए इसे सरल करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर दबाव डालते हैं या उसे मोड़ते हैं तो वह एक छोटा विद्युत चुंबकीय चार्ज पैदा करता है। अच्छा, जैसे पुराने सिगरेट लाइटर में होता था। बिल्कुल। आप बटन दबाकर एक हैमर से क्रिस्टल पर चोट करते थे और एक छोटी सी चिंगारी निकलती थी। आपकी घड़ी भी इसी प्रभाव पर चलती है। तो यहाँ सिद्धांत ये है कि ऊंचाई पर तापमान बार बार घटता बढ़ता है, दिन में चट्टानें फैलती हैं, रात में सिकुड़ती हैं। इस प्रक्रिया से चट्टानों पर लगातार सूक्ष्म दबाव पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये सूक्ष्म टेक्टोनिक दबाव क्वार्ट्ज पर पड़कर स्थानीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उतार चढ़ाव या ईएमएफ स्पाइक्स पैदा कर सकता है। ये एक बहुत ही एलिगेंट और पूरी तरह से वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। ये बताता है कि शायद वहां के पत्थर ही ये रहस्यमयी ऊर्जा पैदा कर रहे हों, किसी बाहरी शक्ति की जरूरत ही न हो। एक मिनट, ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। ये लगभग हर चीज की व्याख्या कर देती है। करती है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ये चट्टानों की वजह से हो रहा है, तो फिर कंट्रोल बंकर में वैसी ही रीडिंग क्यों नहीं मिली? वो भी तो उसी पहाड़ी पर था, उन्हीं चट्टानों पर बना था। बिल्कुल सही। और यही वो सवाल है जो इस पूरी क्वार्ट्ज थ्योरी को कमजोर कर देता है। रिपोर्ट इसी बात पर बार बार जोर देती है, कंट्रोल लोकेशन, वो खाली बंकर जो ज्यादा दूर नहीं था और उसी भूगर्भीय क्षेत्र में था, वहां 72 घंटों में एक भी असामान्य रीडिंग नहीं आई। मतलब अगर ये भूगर्भीय घटना होती तो असर बड़े इलाके में होना चाहिए था। हाँ, इसका प्रभाव एक व्यापक क्षेत्र में दिखना चाहिए था, न कि सिर्फ स्मारक के एक छोटे से हिस्से में। ये विसंगति इस तार्किक व्याख्या पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो इस पूरी वैज्ञानिक जांच के अंत में हम कहां पहुंचते हैं? रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कोई भूत या आत्मा की तस्वीर नहीं मिली। नहीं। कोई फुसफुसाहट या आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। कोई उड़ती हुई चीज नहीं दिखी। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला जिसे हम अदालत में पेश कर सकें। हाँ, लेकिन जो मिला वो शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। उन्हें बार बार एक ही जगह पर मापने योग्य ऊर्जा विसंगतियां मिली। ऐसी घटनाएं जिन्हें हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते और जिनका पूरी तरह से वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकते। सही। जैसा कि डिटेक्टिव देव अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंत में कहते हैं, और मैं यहाँ सीधे उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं, मैंने कोई भूत कैप्चर नहीं किया, लेकिन मैंने वातावरण में मापने योग्य गड़बड़ी कैप्चर की, और यहाँ उपकरणों ने चुप्पी तोड़ी। रूप से प्रमाण देती है कि उस स्थान पर कुछ असामान्य पर्यावरणीय घटनाएं हो रही हैं। विज्ञान अभी भी इसका आधा अधूरा स्पष्टीकरण ही दे पाया है। जैसे वो क्वार्ट्ज थ्योरी। हाँ, जो पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। और जहां विज्ञान का स्पष्टीकरण अधूरा रह जाता है, वहीं पर किंवदंतियों और आध्यात्मिक व्याख्या के लिए दरवाजा हमेशा खुला रह जाता है। तो मतलब रिपोर्ट ये नहीं कहती कि वहां जसवंत सिंह की आत्मा है, लेकिन ये भी नहीं कहती कि वहां कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ये बस कहती है कि वहां कुछ है जो मापने योग्य है, जो वास्तविक है, और जो सिर्फ उसी एक जगह पर केंद्रित है। सटीक। यह कहती है कि डेटा मौजूद है। अब उस डेटा की व्याख्या कोई कैसे करता है, यह उसके अपने विश्वास और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और यह जांच ऊर्जा के निशानों या एनर्जी इम्प्रिंट पर केंद्रित थी। यह हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या? अगर युद्ध, बलिदान और दर्द जैसे तीव्र मानवीय भावनाएं और घटनाएं वास्तव में पर्यावरण में एक स्थायी ऊर्जावान छाप छोड़ सकती हैं, एक ऐसा निशान जिसे दशकों बाद भी संवेदनशील उपकरणों से मापा जा सकता है, तो हमारे आसपास
और कौन सी जगह, कौन से पुराने घर, कौन से ऐतिहासिक मैदान ऐसी अनकही कहानियां सुना रहे हैं जिन्हें सुनने के लिए हमें बस सही उपकरणों की